Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7 यूरोप। बेटा आप सबको पता है कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। टोटल कॉन्टिनेंट 7 है, जिसमें से कि यूरोप 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यूरोप के बाद सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है जिसका साइज यूरोप से भी छोटा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, कोई बात? चलो, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूरोप की लोकेशन क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है यूरोप की, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है यूरोप की, पॉलिटिकल बाउंड्रीज मतलब कितनी कंट्री हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में। दूसरा हम डिस्कस करेंगे यूरोप के फिजिकल फीचर्स को। तो क्या क्या डिस्कस करना है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ यूरोप, हाउ मेनी कंट्री लाइज इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ यूरोप। इंट्रोडक्शन। तो बेटा जैसे मैंने बताया कि यूरोप 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, वो छोटा है किससे? यूरोप से। टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, 5 यूरोप से बड़े हैं और एक यूरोप से छोटा है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है बेटा? ये बात अलग है कि यूरोप 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 5 कॉन्टिनेंट इससे बड़े हैं, पर भी बेटा ये एक बहुत सिग्निफिकेंट, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। इसने बहुत टाइम तक वर्ल्ड हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है। आप सबको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आज इतनी डेवलप्ड कंट्री है, ये पहले किसकी कॉलोनी थी? इंग्लैंड की, है ना। दूसरी बात ध्यान से सुनो कि हमारा इंडिया भी किसकी कॉलोनी था? इंग्लैंड की। क्लियर है? तो मतलब आप कह सकते हो कि यूरोप की जो हिस्ट्री रही है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हिस्ट्री रही है। वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत टाइम तक यूरोप ने डोमिनेट किया है, और वो भी अलग अलग तरीक़ों से डोमिनेट किया है। अमेरिकास की तो डिस्कवरी भी किसने की है? यूरोपियंस ने की है। अमेरिका पहले होता था, पर एक अमेरिका है, ये हम तक बताने का काम किसने ही किया है? उस कॉन्टिनेंट तक पहुंचने का काम किसने ही किया है? यूरोपियन ने। बेटा आप सबको पता होगा क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया है अमेरिका को। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? इटालियन एक्सप्लोरर थे, इटली के थे वो। इटली किस कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में आता है ना। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्मॉल, बहुत स्मॉल कॉन्टिनेंट है, पर यूरोप जो है उसने वर्ल्ड की हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है सिग्निफिकेंट वेज में। बहुत सारे ग्रेट एक्सप्लोरर कहाँ से ही आए हैं बेटा? यूरोप से ही आए हैं। वास्को डी गामा जो इंडिया पहुँचे, वो भी कहाँ से थे? यूरोप से थे। क्रिस्टोफर कोलंबस भी कहाँ से थे? यूरोप से थे। इवन बार्थोलोमियो भी कहाँ से थे? यूरोप से थे। बेटा इन्होंने क्या किया? न्यू कॉन्टिनेंट्स को खोज निकाला, ढूंढा, है ना। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत भी 18th सेंचुरी में कहाँ पर ही हुई? यूरोप में ही हुई, इंग्लैंड में हुई 1750s में। इसके बाद यूरोप की जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी उन्होंने कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके अपने आसपास जो कंट्रीज़ थी उनके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। यूरोप की बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के एक स्टेट के बराबर हैं, पर बेटा ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं इन्होंने वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को कंट्रोल किया। यूरोपियन कंट्रीज had colonized places in almost every continent, हर कॉन्टिनेंट में इन्होंने कंट्रीज़ को कॉलोनाइज किया है और वर्ल्ड हिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया, कल्चर, इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया। बेटा इंडिया में भी आज आप लोग देखो, जो हमारे ट्रेडिशन है, जो हमारे कस्टम्स हैं, उस पे कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। आज जो हमारा ड्रेसिंग है, ठीक है, ड्रेसअप करने का जो तरीका है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड है यूरोप से। हमारे यहाँ तो साड़ियाँ चलती थी, आज मुझे बताओ कि हमने साड़ी को ओकेशनल बना दिया कि कोई ओकेशन होगा तो पहनेंगे, अदरवाइज़ क्या हम लोग साड़ी को इतना प्रेफर करते हैं? हमारे यहाँ धोती कुर्ता, पजामे कुर्ता चलता था, क्या हम उसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। हम सबके घरों में फ्रिज में ब्रेड मिलती है, जबकि ब्रेड कभी हमारी थी ही नहीं भाई। हमारे यहाँ तो औरतें रोज़ 3 टाइम ताज़ा खाना बनाती ही हैं, नाश्ता अलग बनाएंगी, खाना अलग बनाएंगी, पर फिर भी
ब्रेड का पैकेट हमारे रेफ्रिजरेटर में होता है, तो ये किसका देन है हमको? यूरोप का ही इन्फ्लुएंस है। तो यूरोप ने वर्ल्ड हिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया है, कल्चर को ट्रांसफॉर्म किया है, इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है। बेटा आप मानो या ना मानो, हमारे इंडियन सोसाइटी से बहुत सारे एविल्स को ख़त्म करने का काम भी किसने किया है? यूरोपियंस ने किया है, मतलब इंग्लिश ने किया है, इंग्लैंड ने किया है। भले वो चाइल्ड मैरिज हो, सती प्रथा हो, इवन टुडे यूरोपियन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। आज भी पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, इकोनॉमी हो, इसको कंट्रोल करने का काम या इसको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने का काम कौन कर रहे हैं? बेटा यूरोपियंस। अब हम लोकेशन की बात करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया किस कॉन्टिनेंट में? एशिया में। तो एशिया से अगर हम देखें कि भाई कहाँ पर है, तो एशिया के वेस्ट में मिलेगा आपको यूरोप। यूरोप लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इनफैक्ट जो यूरोप है वो एक कंटिन्यूस लैंड मास है, ठीक है। किसके साथ कंटिन्यूस लैंड मास है? एशिया के साथ। तो इसीलिए इसे यूरेशिया भी कहते हैं। इनफैक्ट यूरोप फॉर्म अ कंटिन्यूस लैंड मास कॉल्ड यूरेशिया, ठीक है। यूरोप और एशिया एक कंटिन्यूस लैंड मास बनाते हैं जिसे हम यूरेशिया कहते हैं, यूरोप प्लस एशिया। पर बेटा ज्योग्राफी अलग अलग होने की वजह से, ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग अलग होने की वजह से हमने इन्हें 2 सेपरेट कॉन्टिनेंट माना है। एशिया की ज्योग्राफी बहुत अलग है, यूरोप की ज्योग्राफी बहुत अलग है, इसीलिए हमने इन्हें 2 डिस्टिंक्ट कॉन्टिनेंट की तरह ट्रीट किया है। यूरोप की स्ट्रेच की अगर हम बात करें तो ये 73 नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट होके पूरे टेम्परेट जोन को कवर करता है, ठीक है। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, देखो बेटा ये लैटिट्यूड होते हैं, है ना, और लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइनें होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसकी 25 वेस्ट से स्टार्ट होके 65 ईस्ट पे ख़त्म होती है। देखते हैं, देखो ये रही लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसकी कहाँ पर? 73 नॉर्थ तक है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो ये 25 वेस्ट से कहाँ तक है? 65 ईस्ट तक है। क्लियर है? अच्छा, स्टार्टिंग लैटिट्यूड मैंने नहीं बताया। स्टार्ट होता है ये 35 डिग्री नॉर्थ से, ख़त्म होता है ये 73 नॉर्थ पर। लॉन्गिट्यूडनल 25 डिग्री वेस्ट और लॉन्गिट्यूडनल अगर ईस्ट में देखें तो 65, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन होगी, ये याद रखें, लैटिट्यूडनल भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। अब हम बाउंड्रीज़ की बात करेंगे। तो यूरोप एक एलोंगेटेड पेनिनसुला की तरह दिखता है, जो वेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। किससे? एशिया से। जो मेन लैंड ऑफ एशिया है उससे वेस्टवर्ड एक्सटेंडेड आपको एक एलोंगेटेड पेनिनसुला की तरह दिखता है यूरोप। जो कॉन्टिनेंट है उसको वाटर बॉडी सराउंड करती हैं, कितनी साइड से? 3 साइड से, तभी तो हम इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। जैसे इंडियन पेनिनसुला, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ इंडियन ओशन है, ऐसे ही आप यूरोप को भी क्या कह रहे हो? एक पेनिनसुला। क्यों कह रहे हो पेनिनसुला? क्योंकि इसे वाटर बॉडीज़ ने 3 साइड से सराउंड किया है। आर्कटिक ओशन इसके नॉर्थ में है, अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है और मेडिटेरेनियन सी इसके साउथ में है। पेनिनसुला किसको कहते हैं? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो कौन सी 3 साइड्स हैं जहाँ पर पानी ही पानी मिलेगा आपको यूरोप के? पहली साइड नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन है। वेस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन है। और साउथ में क्या है? तो साउथ में है मेडिटेरेनियन सी। बेटा ईस्ट में, इन द ईस्ट, एशिया से यूरोप को सेपरेट करने वाली जो बॉडीज़ हैं उनका नाम है यूराल माउंटेन, कॉकासस माउंटेन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। फिर से ध्यान से सुनो, यूरोप और एशिया को अलग करने वाली बॉडीज़ कौन सी हैं? यूराल माउंटेन, कॉकासस माउंटेन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी,
ठीक है। तो ये तो हो गया भैया यूरोप और एशिया का सेपरेशन, है ना, जो यूरोप के ईस्ट की बात हो रही, क्योंकि यूरोप यहाँ पर है तो यूरोप का ईस्ट ये हुआ, यहाँ से एशिया चालू हो रहा, तो यहाँ पर की बात कर रहे हैं हम कि भाई यहीं यूराल माउंटेन मिलेगा, यहीं पे आपको कॉकासस माउंटेन मिलेगा, यहीं ब्लैक सी मिलेगी, यहीं कैस्पियन सी मिलेगी। पर अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में क्या है, यहाँ पर एशिया है और यहाँ पर अफ्रीका है। तो अफ्रीका से सेपरेट कौन करता है यूरोप को, तो वो करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और मेडिटेरेनियन सी। मैं आपको मैप में दिखा दूँ हम कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। जैसे हम जब यूराल माउंटेन ब्लैक सी की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ की है, जो एशिया से सेपरेट कर रही है किसको, यूरोप से। और जब हम अफ्रीका की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और मेडिटेरेनियन सी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है बेटा, अब हम पॉलिटिकल डिविजन्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यूरोप कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं तो क्या कहेंगे आप, 50 कंट्रीज़ हैं यूरोप में। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत छोटी हैं। यूरोप का मैप बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। कब कब चेंज हुआ बेटा, जब डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, ठीक है, जिसको आज आप रशिया भी कह सकते हैं, है ना। तो यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूरोप का मैप चेंज हुआ। जब जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ तब यूरोप का मैप चेंज होता है। और जब यूगोस्लाविया का डिवीजन होता है। बेटा यूएसएसआर में मेजर प्लेयर कौन था, रशिया था। ठीक है, यूएसएसआर में मेजर प्लेयर रशिया था। यूएसएसआर टूट गया 1991 में। तो आज अगर पूछे आपसे कि यूएसएसआर का झलक कहाँ मिलती है देखने को, तो आप बोल देना रशिया, क्योंकि रशिया ही मेजर प्लेयर था यूएसएसआर का। ठीक है, तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो यूरोप का मैप चेंज होता है। जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है तो यूरोप का मैप चेंज होता है। और यूगोस्लाविया के डिवीजन के साथ भी यूरोप का मैप चेंज होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में। अब हम देखेंगे कौन कौन से ग्रुप हैं वो। बेटा मैं ये रीड आउट नहीं करूँगी कि भाई कौन सी कंट्री है और उसकी कैपिटल क्या है, ये तो आप पढ़ सकते हैं कि भाई बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स है। बहुत सारा तो आपको पता होगा, जो नहीं पता है वो पता होना चाहिए, है ना, और नहीं पता है तो पता कर लेना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल जैसे वियना है। फिर बात की जाए फिनलैंड की कैपिटल देख लेना। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए मैसिडोनिया की कैपिटल क्या है। रशिया भी किसका ही पार्ट है, यूरोप का पार्ट है, तो रशिया का कैपिटल आपको पता ही होगा क्या है। ठीक है, चलें आगे। तो ये आप लोग रीड आउट कर लेना, क्लियर है। फिर बेटा इनका क्लासिफिकेशन अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ। यूरोप की कंट्रीज़ को बहुत सारे ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। तो पहला ग्रुप है, ये ग्रुप पूछे जा सकते हैं, पूछे तो कैपिटल भी जा सकती हैं, पर वो आप रीड आउट कर सकते हो। तो पहला जो ग्रुप है वो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। उसमें आता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। लो लैंड कंट्रीज़ की बात करें तो वो हैं बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस। सेंट्रल यूरोपियन कंट्री की बात करें तो जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, रिपब्लिक, ये कुछ लिखा था यहाँ पे, स्लोवाकिया एंड पोलैंड, चेक रिपब्लिक लिखा होगा, है ना। तो वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज़ आई थी वो थी यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस। सेंट्रल यूरोप में जो कंट्री थी वो थी जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और पोलैंड। आइबेरियन पेनिनसुला में आता है स्पेन, पोर्चुगल, एंडोरा। बाल्कन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो बाल्कन स्टेट्स के नाम तो आप याद ही कर लें। रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस। फॉर्मर यूगोस्लाविया, अल्बेनिया, मैसिडोनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट का पार्ट है। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट का पार्ट है। बाल्कन स्टेट में आती हैं रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस, अल्बेनिया, मैसिडोनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया एंड स्लोवेन सेशन। बेटा अब हम फिज़िकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो एक यूनिक फीचर है यूरोप का,
वो है इसकी रग्ड और इंडेंटेड कोस्ट लाइन। मतलब जैसे अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें तो बहुत स्मूथ है, देखो इस तरीके से है, ये थोड़ा बहुत इस तरीके से होगा, है ना। पर जब आप यूरोप की कोस्ट लाइन देखोगे भाई साहब, इस तरीके की कोस्ट लाइन है यूरोप की, इसी को क्या कहते हैं, इंडेंटेड कोस्ट लाइन। सेकेंड, इट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन इसके पास है, मतलब सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इसी के पास है। देन मोस्ट ऑफ द जो यूरोप है, ईस्टर्न पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो सी से कुछ ही किलोमीटर पर बसता है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज को सी का एक्सेस है, ठीक है। यूरोप इज़ ऑफन कॉल्ड पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। बेटा देखो, यूरोप को पेनिनसुला क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 3 साइड से पानी से ढका हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, मतलब अकेले यूरोप में भी बहुत सारे पेनिनसुला हैं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो 3 साइड से पानी से कवर्ड है। देखो एक बार देखना, आप दिखेंगे आपको, ठीक है। कहाँ गया, देखो अगर हम इनकी बात करते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री दिख रही है आपको, पानी 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 पानी, यहाँ पर 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 पानी। इटली ही देख लो आप लोग। अच्छा, फ्रांस की बात करें तो यहाँ पानी, यहाँ पानी, पानी पानी, इटली में फिर यहाँ पर पानी, तो इसीलिए कहा गया है इसे कॉन्टिनेंट ऑफ या पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, ठीक है। कॉन्टिनेंट ऑफ एन नंबर ऑफ पेनिनसुला, बहुत सारे पेनिनसुला हैं यहाँ पर। बेटा दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारी इनलैंड सीज भी हैं, डीप बेज हैं और गल्फ्स हैं। गल्फ भी हैं, डीप बेज भी हैं और इनलैंड सीज भी हैं। जो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है वो आपको देती है नेचुरल हार्बर। जितनी ज़्यादा इंडेंटेड कोस्ट लाइन होती है उतने ज़्यादा नेचुरल हार्बर्स आपको बन जाते हैं। हार्बर्स बोले तो बंदरगाह, देखो पोर्ट को हम डेवलप करते हैं, पर पोर्ट को डेवलप हम हार्बर पर ही करते हैं मोस्टली। मतलब एक नेचुरल ऐसी जगह मिल जाए जहाँ सीज के बाद आप अपनी शिप्स को रोक पाएँ, शिप पे लोडिंग अनलोडिंग का काम कर पाएँ, तो उसे बंदरगाह हार्बर कहेंगे। फिर हार्बर को जब आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, पोर्ट। है बात समझ में। तो यहाँ पर बहुत सारे इनलैंड सीज हैं, डीप बेज हैं और गल्फ है, और जो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है वो आपको प्रोवाइड कराती है बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स। यही रीज़न है कि यूरोप बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया किस में, इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि भाई बहुत सारी कंट्रीज़ को वाटर का एक्सेस है, आप दुनिया भर में ट्रेड कर सकते हो थ्रू सी रूट। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप को हम बहुत सारे फिजिकल डिविजन्स में बांट सकते हैं, ठीक है। तो मेजर फिजिकल डिविजन्स, पहला नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, देन सेंट्रल प्लेन, देन सेंट्रल हाईलैंड्स, देन अल्पाइन माउंटेन सिस्टम। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स को। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स हैं उन्हें ही हम स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स कहते हैं। यहाँ पर ओल्डेस्ट माउंटेन हैं यूरोप के, जो फिनलैंड से स्कॉटलैंड और आइलैंड तक जाते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड को आप स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स कहते हैं। ये ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं यूरोप के, और ये फिनलैंड से स्कॉटलैंड और आइलैंड तक जाते हैं। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं और किससे बने हुए हैं, हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बने हुए हैं। समझ में आ गई बात। नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स ही क्या है, स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स हैं। ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है यूरोप की, और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करते हैं, फिनलैंड से स्कॉटलैंड और आइसलैंड तक, है ना। और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं जो हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बने हुए हैं, विच वर वंस वेरी हाई एंड रग्ड, जो एक टाइम में बहुत हाई और रग्ड होते थे। पर जब आइस एज आई तो बहुत सारा जो आइस का कवर था इन हाईलैंड्स के ऊपर वो एरोड हो गया एक्शन ऑफ आइस की वजह से। देखो बेटा, इतना बड़ा माउंटेन था, इसके ऊपर जब आइस जमी हुई थी, तो जब आइस यहाँ से गई तो वो माउंटेन के भी कुछ पार्ट को लेकर के चली गई। थर्स देयर हाइट्स वर reduce, they were transformed into low rounded hills। फिर से ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, जब ये माउंटेन्स होते हैं, पीक माउंटेन्स, यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, है ना, मतलब आइस जमी होती है। जब ये आइस नीचे की तरफ जाती है तो ये माउंटेन के भी बहुत सारे पार्ट को अपने साथ ले जाती है। तो अब जितने भी माउंटेन्स हैं उनमें ऐसे पीक्स नहीं है, वो राउंडेड माउंटेन्स बन चुके हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कहीं चला गया है आइस के साथ।
तो जब आइस एज थी बेटा तो बहुत आइस इसके ऊपर जमी हुई थी, पर बाद में ये इरोड हुई और इनकी हाइट को उसने कम कर दिया। अब ये लो राउंडेड हिल्स की तरह बची हैं। बेटा कोस्ट पर एट मेनी प्लेसेस अलोंग द कोस्ट पर बहुत सारी जगहों पर हुआ क्या है, डीप ग्लेशियल वैलीज बन गई। ग्लेशियल वैलीज कैसे बनती, जैसे समझो यहाँ पर आइस जमी हुई थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम्स जब ये आइस अपने साथ गई, ये वाला पार्ट पूरा यहाँ चला गया। अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ इस तरीके का शेप बचा। इस शेप में बाद में पानी भर गया। किसका पानी भर गया, सी का पानी भर गया। ठीक है, फिर से नहीं समझ में आया, फिर से ध्यान से सुनो कि आइस एज की बात करें। यहाँ पर आइस जमी हुई थी, ठीक है। अब ये वाली आइस इरोड हो गई, ये वाला पार्ट यहाँ से ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बचा, यहाँ पर भर गया पानी। अब समझ में आया। चलो देखो, एट मेनी प्लेसेस अलोंग द कोस्ट के पास डीप ग्लेशियल वैली बन गई, जिनमें सी वाटर भर गया। और सी वाटर इतना भर गया कि कई बार वो वैलीज आपको दिखती हैं, कई बार वो वैलीज आपको नहीं दिखती हैं, ड्राउन हो गई, है ना। ये जो नैरो डीप इनलेट्स हैं सी में, सी के जो डीप इनलेट्स हैं, नैरो इनलेट्स हैं, है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिजॉर्ट्स। क्या कहते हैं, फिजॉर्ट्स। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो, अगर कोस्ट की बात करें तो बहुत सारी जगह डीप ग्लेशियल वैलीज बन गई हैं, ठीक है, जो पूरी तरह पानी के अंदर डूब गई हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या भर गया है, पानी भर गया है। ये जो नैरो डीप इनलेट्स होते हैं सी के, जिनके आसपास स्टीप रॉक होती हैं दोनों साइड में, उन्हें क्या कहते हैं, फिजॉर्ट्स। देयर फॉर्मेशन हैज़ मेड कोस्ट लाइन वेरी इंडेंटेड। और जब जब ये बनती हैं, ये कोस्ट लाइन को और ज़्यादा इंडेंट कर देती हैं, और ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा कर देती हैं। अब हम सेंट्रल प्लेन्स की बात करेंगे। तो नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स के साउथ में, लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, जिनको हम कहते हैं सेंट्रल यूरोपियन प्लेन। सेंट्रल यूरोपियन प्लेन कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड के साउथ में है। ये एक्सटेंड करते हैं पूरे यूरोप में, अटलांटिक कोस्ट से यूराल माउंटेन तक। अटलांटिक कोस्ट से चालू होती है और यूराल माउंटेन पे ख़त्म होते हैं। 2400 किलोमीटर वाइड है नॉर्थ टू साउथ। जो लो लैंड है वो ट्राइंगल की तरह है। जो लो लैंड है इज़ लाइक अ ट्राइंगल, ब्रॉडेस्ट सेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट एंड अपेक्स टूवर्ड्स द वेस्ट। अपेक्स वेस्ट में है और ब्रॉडेस्ट सेक्शन ईस्ट में है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है। जो प्लेन है वो सिल्ट से बना हुआ है, और ये सिल्ट लेके आने वाले कौन है, ग्लेशियर। और बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे राइन, दानुबे, डॉन, वोल्गा, यूराल। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो प्लेन्स हैं ये बने हैं सिल्ट से। सिल्ट कौन लाए, ग्लेशियर। मैंने बताया ना, ग्लेशियर ऐसे होते हैं जो पहाड़ के पहाड़ों का आधा हिस्सा लेके चलते हैं, जिस ज़मीन पर होते हैं उस जगह एक डीप स्कार छोड़ के वहाँ की मिट्टी लेके निकलते हैं, तो ग्लेशियर लेके आते हैं ये सिल्ट। बड़ी बड़ी नदियाँ लेके आते हैं, जैसे राइन, दानुबे, डॉन, वोल्गा, यूराल। और इस वजह से ये जो ज़मीन है जो सेंट्रल प्लेन से बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। तो ये जो सेंट्रल यूरोपियन प्लेन है इसमें बहुत सारे स्मॉल प्लेन्स आते हैं, जैसे कैसा तो भगवान तुम लोग PDF भेजते हो, लंदन बेसिन, पेरिस बेसिन, प्लेन्स ऑफ लंबार्डी इन इटली, लोलैंड ऑफ एंडालसिया इन स्पेन, हंगेरियन प्लेन्स, वॉल्शियन प्लेन्स। फिर जो शैलो नॉर्थ सी है, वाइट सी और बाल्टिक सी है, वो भी इन प्लेन्स में ही मिल जाएगी आपको। देखो, जो शैलो नॉर्थ सी है, वाइट सी और बाल्टिक सी है, ये सबमर्ज्ड पोर्शन ही है प्लेन्स का। जो यूरोपियन प्लेन्स हैं वो एब्सोल्युटली फ्लैट सरफेस हैं, जेंटली रोलिंग हैं, मतलब इस तरीके से। कुछ जगहों पर जो एंशियंट ब्लॉक्स हैं वो ग्रेट हाइट तक ऊंचे हैं, कुछ प्लेसेस पे सीरीज़ में टूटे हुए हैं। बेटा भाई ऐसा तुम तो PDF मत भेजा करो, कहाँ शुरुआत हो रही कहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।